तो देखो अब 2 और 3 ऐसे हो सकती थी रैंडम वैल्यूज कुछ भी। तो व्हेन वी वर प्रोवाइडेड विद सम मैग्नीट्यूड्स देन वी वर यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया जाए, यानी कि टूटे हुए या फिर डिवाइडेड या फिर रिजोल्व फॉर्म में बोले, अगर हमें वेक्टर्स दे दिए जाए तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले वाला तो थोड़ा फिर भी उसमें कुछ कैलकुलेशन था, यहाँ कुछ करने का नहीं है। वेक्टर एडिशन, ये देखो बेटा, इफ आई एम प्रोवाइडेड विद वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लाइक दिस, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। अब वेक्टर ए को ध्यान से देखो, वेक्टर ए को मैंने क्या लिखा, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। दिस मीन्स कि आई एम टेकिंग द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग द 3 परपेंडिकुलर कार्टेशियन एक्सिस। आई कैप वाज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, j cap was in positive y axis, k cap was in positive z axis। तो पॉजिटिव x एक्सिस में था i cap, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ax is x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, अलोंग विद आई एम राइटिंग i cap। तो x कंपोनेंट के साथ x पॉजिटिव x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो आई एम राइटिंग ax अलोंग विद i cap बिकॉज i cap was the unit vector in the positive x direction. Similarly, ay is the y component of vector a and it is written with j cap because j cap is the unit vector in the positive y direction. Similarly, az is the z component of vector a and it is written with k cap because k cap is the unit vector in the positive z direction. Similarly, मैंने लिखा b के लिए i cap के साथ bx, j cap के साथ by, k cap के साथ bz, c के साथ cx i cap, cy j cap एंड cz k cap। तो ये क्या था, रिजोल्व फॉर्म थी, है ना। अब इफ आई नीड टू फाइंड आउट एडिशन ऑफ दीज 3 वेक्टर्स a, वेक्टर b एंड वेक्टर c, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, it can be found out by adding the respective vectors along the axis, है ना, respective components of the vectors along the axis। for x axis I will simply write I cap और उसके साथ कर दूंगा x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a प्लस x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b प्लस x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर c। फिर j कैप के साथ y कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द 3 वेक्टर्स, देन k कैप के साथ z कंपोनेंट ऑफ द ऑल द 3 वेक्टर्स, ऐसे ऐड कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे को एग्जांपल, अगर मैं मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं, सपोज करो वेक्टर a है 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, वेक्टर b है मेरे पास 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 0 k कैप। अब मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वेक्टर r सच दैट इट इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। मैं क्या करूंगा, आई विल सिंपली ऐड द x कंपोनेंट्स टुगेदर। तो क्या करूंगा, 3 प्लस 1 i कैप, देखो 3 था इधर 1 था इधर, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस प्लस आएगा, बीच में हमेशा प्लस आएगा बेटा, ये देखना। अब जे कैप के साथ दोनों के जे कैप वाले 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, फिर के कैप के साथ 3 प्लस 0, कंपोनेंट रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ले लिए बेटा। अब इनको ऐड करके लिख दूंगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये क्या आ गया, ये मेरा वेक्टर आर आ गया। इट इज दैट सिंपल, इतना आसान है इसको कंपोनेंट वाइज करना। अब सिमिलरली हमने एडिशन किया, इसी वे में वी कैन ऑल्सो डू सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इफ आई वांटेड टू सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी फ्रॉम वेक्टर ए, तो मैं क्या करने वाला हूं, आई विल टेक द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट, एग्जांपल वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, आई विल सब्ट्रैक्ट वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट फ्रॉम दिस। तो वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, दिस मींस ए एक्स माइनस बी एक्स, और साथ में क्या, सिंस वी आर वर्किंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस सो आई विल इंक्लूड द डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन को इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं, वी विल यूज द unit vector in the positive x axis and that is nothing but I cap. Similarly, we will do it for y axis, ay minus by times j cap, then az minus bz times k cap। तो ये सब लोग कर पाएंगे बच्चे? यस सर। देखो अब यहाँ पे r1 है, r1 में बोल देता हूँ इट इज सम अदर वेक्टर एंड इट इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेक्टर a और b तो मुझे गिवन है, आई विल सब्ट्रैक्ट द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। देखो बेटा आई कैप के लिए कुछ आएगा, फिर प्लस में जे कैप के लिए कुछ आएगा, फिर प्लस में
के कैप के लिए K कुछ cap. आएगा। अब देखो ब्रैकेट बना ले सबके लिए, इनमें बाद में वैल्यूज भर लेंगे। आई कैप में क्या आएगा, ए माइनस बी, ए का एक्स कंपोनेंट क्या था 1, माइनस बी का एक्स कंपोनेंट -3। देन आई विल डू इट फॉर जे, जे का एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स, जे का ए का सॉरी ए का वाई कंपोनेंट इज 2, माइनस बी का वाई कंपोनेंट 2। देखो बेटा यहाँ से आ रही है ये वैल्यू, जिनको नहीं पता चल रहा है यहाँ से। नाउ के कंपोनेंट लूंगा, के कंपोनेंट इज नथिंग बट 3 माइनस 0। भाई 3 लिया एक्स का और 0 लिया बी का, 3 लिया ए का और 0 लिया बी का। अब देखो इसको सोल्व करके अगर हम लिखते हैं, इट विल रिजल्ट इन 3 माइनस 1 माइनस 3 क्या होगा, -2 आई कैप, 2 माइनस 2 0 के कैप, 0 जे कैप, और 3 माइनस 0 +3 के कैप। तो ये फाइनली क्या आ गया, -2 आई कैप +3 के कैप। ये किस क्या आया, वेक्टर R1। तो ऐसे हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ऊपर जो किया ये एडिशन हो सकता है। सब बच्चे कर पाएंगे इसको, Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे, ठीक है। तो अब मेरे को क्वेश्चन 1 सोल्व कर लो, क्वेश्चन 1 आप सोल्व करके बताओ मेरे को क्या आएगा। क्वेश्चन 1 आप सभी लोग करेंगे, सिमिलर वही फॉर्मूला यूज होना है कि कंपोनेंट वाइड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जिन बच्चों का हो जाए वो बच्चे इसको करके हैंड रेज कर लेंगे, देन आई विल आस्क द आंसर। करो बेटा, सब बच्चे करेंगे। जिन बच्चों का हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे बेटा। ठीक है, 11 बच्चे कर पाए बेटा, आंसर बताओ चैट बॉक्स में। अंडर रूट मत इंक्लूड करना, जस्ट अंडर रूट के अंदर जो आ रहा है वो इंक्लूड कर दो, बस वो बता दो। ठीक है, आपने वेक्टर निकाला अभी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ठीक है, मैग्नीट्यूड और निकालो बेटा, मैग्नीट्यूड और निकालो, उसका आंसर भी देखेंगे। वेक्टर डाल दो आंसर, फिर मैग्नीट्यूड। सही आया है जहां तक मैं देख रहा हूँ बेटा, आंसर सही आया है सबका जो चैट बॉक्स में डाले। बट वी विल फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑल्सो, वी विल फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड। हाँ चल बेटा, आपका शायद आंसर गलत है लग रहा है मुझे। आपने क्या किया, आपने 2 टाइम्स वेक्टर बी नहीं किया आई थिंक। हाँ चल, आपने वेक्टर बी को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया वाइल एडिंग। लीना बेटा, शायद आपने आंसर टाइप करते टाइम माइनस इंक्लूड कर दिया, अदरवाइज तो सही लग रहा है आपका आंसर। बट माइनस आपने इंक्लूड शायद मिस टाइप कर दिया है सर वो मेरे। माइनस गलती हाँ। से चला गया हाँ तब मेरे कैसे? हिसाब से वही मुझे लग रहा था, अदरवाइज यहाँ पे अगर -9 आई आ रहा था तो देर शुड हैव बीन अदर मिस्टेक्स आल्सो, बट वो मिस टाइपिंग ये है। ठीक है, अदरवाइज आंसर इज करेक्ट। ठीक है, किसी बच्चे का मैग्नीट्यूड भी निकला? मैग्नीट्यूड और निकाल लो बेटा। 9 9 जा 81, प्लस 3 3 6 6 जा 36, 81 और 36, प्लस 3 3 जा 9, 9 और 36 हुआ अपना 45, प्लस 81। क्या आया इसका आंसर? 81 प्लस 45। Sir, 126. हाँ 126 आ रहा है बेटा, 126। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? मुझे लग रहा है हमारा आंसर से मैच नहीं होएगा ये। 133 अंडर रूट में आएगा बेटा इसका आंसर। चलो करेंगे तब देखेंगे कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई है, बट आई थिंक आंसर आप सभी का सही नजर आ रहा है मुझे, बट देयर इज सम एरर आल्सो। चलो कोई बात नहीं, चलो करते हैं बेटा, देखो आओ इसको कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि हमारा आंसर में थोड़े डिस्क्रिपेंसी आई, अदरवाइज तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, हमें वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है एंड वेक्टर सी गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर बोल दूं मैं इसको, आर इक्वल्स टू वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये करना है। अब हमें क्या करना है, आई विल टेक द कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई विद दीज वैल्यूज जो स्केलर्स हैं, और फाइनली लिख दूंगा। तो आर को मैं लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू, पहले आई कैप का कुछ आएगा, फिर जे कैप का कुछ आएगा, फिर के कैप का कुछ आएगा, इनको लिख देते हैं ऐसे ब्रैकेट बना के, एडिशन एडिशन। ठीक है, अब आई कैप क्या है बेटा? आई कैप इज जो हमारे आई कैप के साथ है, लाइक 2, ए का एज इट इज लिख दूंगा, बी के साथ जो आई कैप है 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके यानी 6, सी का एज इट इज। ठीक है, देन आई विल डू इट सिमिलरली विद द जे कैप कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है मेरे पास, आई ए के साथ -1 है, -1 लिख देंगे। बी में क्या है, +4, +4 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। देन सी में क्या है, -1 है, ये कर लिया। देन आई विल डू इट सिमिलरली फॉर के कैप। के कैप ए में क्या है, +1, देन बी में है मेरा -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देन इट विल बी -4, और सी में क्या है, -1 है। देखो बेटा अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 6 + 2 + 1 दैट इज 9 आई कैप, और -1 + 8 -1, तो 8 -2 + 6 जे कैप, और के कैप में क्या आएगा, -4 के कैप। ठीक है, -4 के कैप। अब ये 3 सबका एक जैसे क्यों आ रहा है भाई? सब लोग एक दूसरे का चीटिंग कर रहे हो क्या? हम्म, सब लोग एक दूसरे की चीटिंग कर लिए क्या? सब लोगों ने एक जैसी गलती कैसे कर दी? तो पकड़े गए तुम लोग सब, तो सब मेरा लोग कौन पकड़े गए है? हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग एक ही गलती करते हैं ना,
अब मतलब ये हुआ कि सब लोगों ने नकल करी है। अब ये बताओ, जेनवनली बताओ किन किन बच्चों का आंसर आया है, जेनवनली बताओ। सिर्फ वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका जेनवनली ये गलत आंसर आया है। अच्छा, ये बच्चों का एक साथ गलत आ गया यार, ये तो कुछ है कि मिस्टेक सर कैसे हो मेरा सिर्फ हो ही आया था तो मैंने सोचा कहीं गलत होगा शायद मेरा ही। तो सही इमेज बनाने के लिए गलत आंसर टाइप कर दिया। बेटा इमेज में जैसी कोई चीज नहीं होती, मैं तो, मेरे को खुद ही नहीं पता होता, मैं तो आपके सामने आंसर निकाल रहा था। ये डेरिवेशन में खुद ही तो कर रहा था बेटा, ये वेक्टर क्यू है, ये आर होगा तो शायद ये थीटा है, फिर ये अल्फा सर है, मैंने मैं उसके बाद खुद। फिर से एक बार किया क्वेश्चन में, 3 शायद होगा तो नहीं निकला। तो देखो मेरा हाल खुद तुम्हारे जैसा है भाई, मैं तो चीजें इतने इजीली भूल जाता हूँ। तुमसे पूछता हूँ बेटा कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, फिर ऐसे पढ़ा के चला जाता हूँ, है ना। तो इसमें इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इफ यू हैव समथिंग तो उसको एक्सेप्ट करो। बट हाँ ये है कि मैं पढ़ा लेता हूँ, मैं कर भी लेता हूँ, डेरिवेशन भी कर लेता हूँ, तो वो ठीक है, वो स्ट्रेंथ है मेरी। तो आपकी भी स्ट्रेंथ यही होनी चाहिए कि जो मेरा आंसर आया है आई विल टेल दैट आंसर ओनली। तो ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे ने डाल दिया तो सब उसी को डाले जा रहे हैं, तो ऐसा मत करना आगे से। मैं बस ओके ये सर। देखता हूँ कि आंसर का शकल कैसा है। अभी देखो मुझे भी याद नहीं था, मैं 3K को एक्सेप्ट कर रहा था अनलेस आई हैव फाउंड आउट, बट मुझे ये भी याद था कि √133 आने का है। बट आप वाले आंसर से आ रहा है 126। तो फिर फ्लैग रेज हुआ, फिर मैंने ये सोल्व कराया। तो बेटा जब जो भी आपका आंसर आएगा, जितने भी बच्चे हैं, इसमें कोई हेजिटेट करने की बात नहीं है। मैं कुछ वो नहीं रख रहा है याद, या ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका एवेल्यूएशन थोड़ी आ रहा है, एवेल्यूएशन तो आपका जेई एग्जाम में जाके होगा, तो उससे पहले सब चिल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आर आ गया हमारे पास, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, यानी एरो हेड हटा दिया। अब इसको कैसे करेंगे, RX² + RY² + RZ²। RX क्या है, ये है जो एक्स कंपोनेंट है, RY क्या है, ये है, और RZ क्या है, ये है। तो मैं क्या करूंगा, RX का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। देख लो बेटा, 9 9 ज़ा 81 प्लस 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 4 -4 टाइम्स -4 16। इन सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारा, √133 आंसर आ जाएगा, है ना। यस। √133 आ जाएगा। तो अब आगे से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारा आंसर आएगा क्या पता वो आंसर सही हो, है ना। अपने आप को इतना कम क्यों आंक रहे हो भाई। ये तो वो बात हुई कि तुम्हारे को कोई चीटिंग करवाने पहुंच जाए जेई एग्जाम में। खुद चाहे सब कुछ आता हो, पर ये सोच के कि यार मुझे क्या ही आता होगा, चलो दूसरे का ही टिप लेते हैं, और खुद चाहे सेलेक्ट हो जाते, पर वो खुद तो मरेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे बेटा, जो आपका आंसर आया है वही आंसर सही है। ओके सर, सॉरी सर। अरे कोई टेंशन नहीं है, सॉरी वोरी की बात नहीं है, बट आगे से ये देखना कि जो आपका आए वही बताएंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार इतने बच्चे एक साथ गलती, यहाँ से कुछ फिजिक्स का लॉ निकालते हैं कि अगर इतने बच्चे कुछ एक साथ गलती कर दे तो उसमें ये लॉ लग रहा होगा। छोड़ो, अब करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक ही क्वेश्चन है, थर्ड नहीं है, तो इसको पहले जब नोट्स पढ़ो तो याद रखना कि थर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये कुछ टाइपिंग की गलती हो गई है इस वजह से। अब यहाँ पे हमें दिए गए हैं 3 अलग अलग वेक्टर, F1 F2 एंड F3, ठीक है। अब कितने बच्चों ने मैप पे डायरेक्शंस देखी हैं, ऐसे होती हैं जो नॉर्थ ऊपर होता है, कितने बच्चों को ये ज्ञात है, कितने बच्चों को ये पता है कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है ऑन अ मैप, ठीक है। नहीं पता तो अब रट लो कि नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली बता दे कि नॉर्थ किस साइड है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ नहीं दिया डायरेक्शंस के बारे में तो बाय डिफॉल्ट नॉर्थ को हम पॉइंटिंग अपवर्ड ले लेंगे, ठीक। चलो तो हमने वही किया और एक बना लिया डायरेक्शन का, हमने ये डायरेक्शन का तीर बना लिया हमने, ठीक है। अब नॉर्थ ऊपर लिया तो साउथ ऑब्वियसली उसके अपोजिट होगा, और उस हिसाब से ले लो। जैसे आपने ये भी देखा होगा ना, इफ यू आर फेसिंग इन द ईस्ट तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ होगा और आपके राइट हैंड साइड में साउथ होगा, और आपके पीछे क्या होगा, वेस्ट होगा। तो वही तरीका करो, ईस्ट की साइड इधर मुंह करके फील करो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ, राइट हैंड साइड में साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया, तो इनको मैं यहाँ बना लेता हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस, मुझे एक्स वाई के डायरेक्शन के फॉर्म में नहीं दिया, मुझे नॉर्थ साउथ के फॉर्म में दिया हुआ है वेक्टर्स को, तो इसलिए मैंने ये डिवाइड कर लिया इसको। चलो बेटा अब देखते हैं वेक्टर, अटक गया भाई मेरा कंप्यूटर, अरे बंद ही हो गया।
रुको बेटा रुको, एक सेकेंड। आ गया, फिर से अटका ही हुआ है यार ये। हाँ, अब देखो, अब बात आती है कि मेरे को क्या दिया, मतलब F1 को पढ़ो। 10 न्यूटन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 53 डिग्री ईस्ट की तरफ। नॉर्थ देखो ऊपर है, उसमें 53 डिग्री ईस्ट की तरफ चलो, तो ऐसे चल दिया मैं ईस्ट की तरफ 53 डिग्री। यार कौन बोलता है आईपैड हैंग नहीं होता, हैंग हो रहा है यार ये तो। हट। चलो, पैसा लूट लेती है कंपनी पूरे, है ना, कंपनियां पैसे पूरे ले लेती है, फिर बाद में चीजें चलो या ना चलो। देखो अब कितनी नौटंकी हो रही है इसके साथ। हाँ देखो, अरे आई थिंक बेटा मेरे साथ हो रही है नौटंकी, मेरे पेन की बैटरी खत्म हो गई है। Shit, बहुत पहले नोटिफिकेशन आया था 5% का, मैं भूल गया था। कंपनी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। चलो अभी देखो, अब चलेगा ये। सर मेरा नेटवर्क स्लो है, मैं फिर से रिज्वाइन कर लूं? कर लो बेटा कर लो, ऐसे पूछा मत करो, कर लिया करो, जैसे भी आपको काम चले आपका वैसे कर लिया करो, यहाँ पे कोई रूल्स तो है नहीं बेटा। तो डिस्कनेक्ट करो फिर ओके। से आ जाओ, है ना, कोई टेंशन नहीं है। देखो अभी हम लोग क्या बोल रहे थे कि नॉर्थ से 53 डिग्री ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से 53 डिग्री ईस्ट की तरफ। यार ये तो सही है, देखो आधे सेकंड में चार्ज भी हो गई। तो हम क्या देख रहे थे, F1 10 न्यूटन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 53 डिग्री मैंने देखा, ये क्या है, F1 है, ठीक है। F2 है 20 √2 न्यूटन 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से साउथ की तरफ, वेस्ट से चले, ये वेस्ट है मेरा, इससे साउथ की तरफ कितना चला, 45 डिग्री। तो मेरा F2 है, F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, 20 √2 न्यूटन, ठीक है। अब देखो F1 का क्या था, 10 न्यूटन था। सिमिलरली F3 इज 15 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या है, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब हमें तीनों के तीनों वेक्टर हमें मिल गए, कहाँ पे है। Now I have to find out resultant. I have to find out the resultant of all these three vectors in composed form. Composed form क्या थी बेटा, कि एक मैग्नीट्यूड बताओ और साथ में उसका एंगल बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ और साथ में उसका एंगल बताओ। और ये रिजोल्व फॉर्म क्या थी, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में बता दो। तो हमें क्या बताना है, रिजोल्व फॉर्म में नहीं बताना, हमें बताना है कंपोज में। तो वो कैसे करेंगे, मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ, करेंगे आप घर पे इसको। तो F1 है, F1 के आपके दो कंपोनेंट आ सकते हैं, एक तो आएगा अलोंग एक्स एक्सिस और एक आएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आएगा Fy, ये क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पे 37 आएगा ना, 53 और 37 दोनों को ऐड कर रहे हैं 90 आ रहा है, तो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री। 37 के सामने वाला क्या होगा, सामने होगा F1 साइन 37 डिग्री, नीचे वाला होगा F1 कोस 37 डिग्री। इसको मैं एफ एक्स भी बोल सकता हूँ, F1x, और इसको F1y बोल सकता हूँ। यानी कि F फोर्स 1 का y कंपोनेंट, ये फोर्स 1 का x कंपोनेंट। सिमिलरली F2 के लिए बना लो बेटा, F2 के लिए एक ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल में। ये क्या हो रहा है, हम ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन ही वेरीफाई कर रहे हैं बेटा। देखो ऐसे आया एक वेक्टर, एक ऐसे आया, इनको टेल टू हेड ज्वाइन किया था, तो थर्ड वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन विल प्रोवाइड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट को हमने दो टुकड़ों में तोड़ना है, तो दीज टू वेक्टर्स विल बी द टुकड़ा वेक्टर्स, यानी ब्रोकन डाउन वेक्टर्स या फिर रिजोल्व वेक्टर्स, है ना। तो एक आएगा एक्स एक्सिस की तरफ, दैट विल बी फोर्स 2 का एक्स कंपोनेंट, जेड जो वाई की तरफ आएगा फोर्स 2 का वाई कंपोनेंट। ये क्या आएगा, देखो 45 डिग्री था, तो ये बेस होगा, तो यानी दिस विल बी F2 cos 45, दिस विल बी F2 sin 45, ठीक। सिमिलरली F3 के लिए कर लो, F3 का एक आएगा ये एक्स की तरफ और दूसरा आएगा नेगेटिव वाई की तरफ। यहाँ पे 37 डिग्री था, तो दिस विल बी F3 साइन 37 डिग्री, एंड दिस विल बी F3 cos 37 डिग्री। ये सब होने के बाद क्या आएगा, अब मैं इनको ऐड करूंगा, जो मेरे एक्स डायरेक्शन में या फिर वेस्ट टू ईस्ट जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन वाले एक साथ इकट्ठे ऐड कर लूंगा। जो जो आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है देखो, इधर आ रहा है द फर्स्ट वन इज F1
cos 37, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। उसके बाद आ रहा है F2 cos 45 डिग्री नेगेटिव डायरेक्शन में इधर से, और तीसरा आ रहा है ये इधर पॉजिटिव में F3 sin 37। इन तीनों को इकट्ठा ऐड कर लूंगा, y वालों को इकट्ठा ऐड कर लूंगा, ये F1y यानी कि F1 sin 37, दूसरा ये आया F3 cos 37, और तीसरा ये आया F2 sin 45। इन सबको अलग ऐड कर लूंगा, तो मेरे पास टोटल एडिशन के बाद एक तो आएगा रिजल्टेंट x की डायरेक्शन में, एक आएगा y की डायरेक्शन में। x डायरेक्शन मतलब वेस्ट टू ईस्ट, और y डायरेक्शन मतलब साउथ टू नॉर्थ। तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे, तो दोज कंपोनेंट विल बी नथिंग बट आर एक्स एंड आर वाई। अगर मुझे ये दोनों मिल गए तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे कैसे, r इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और डायरेक्शन कैसे निकल पाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स। तो इन सब को ऐड करना, ऐसे डिवाइड करना, कंपोनेंट लेना, ऐड करना, और फिर आर एक्स आर वाई निकल आएगा। उनके बेसिस पे वी कैन फाइंड आउट आर और टेन थीटा। तो थीटा और आर निकाल लो, तो हमें पता पड़ गया कि वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो हमें पता चलेगा कि कंपोज्ड फॉर्म में वो एक्चुअल में वेक्टर है क्या। ये आप घर पे करना, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, अटेम्प्ट करना, देन वी विल डिस्कस इट। तो ये आंसर्स आएंगे, इसके मैच हो जाएंगे जहां तक, ठीक है। नहीं होंगे तो हम लोग क्लास में देखेंगे कि एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने कर लिया वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन पूरा हो गया। नाउ वी हैव टू डू सम अदर ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। तो दूसरा ऑपरेशन क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, है ना। वेक्टर को, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का तरीका, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, उसी को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। और एक हो सकता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक ही चीज का नाम है, दो नाम है। स्केलर प्रोडक्ट बोल लो या डॉट प्रोडक्ट बोल लो, एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज हुई वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को। अब स्केलर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि वी आर मल्टीप्लाइंग टू वेक्टर्स, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं दो वेक्टर का, बट इफ द फाइनल रिजल्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आए इफ दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस मींस इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो लिखेंगे कैसे, a डॉट बी, मल्टीप्लाई करने से पहले ही हमें पता चल जाएगा इफ वी आर डूइंग अ डॉट प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली रिजल्ट स्केलर आएगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज स्केलर प्रोडक्ट। दूसरा हो सकता है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो और फाइनल रिजल्ट आए एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। दिस मींस द प्रोडक्ट इज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। लिखने के तरीके से पहचानोगे तो ए बीच में क्रॉस और फिर बी, तो ए क्रॉस बी, दिस मींस वी आर डूइंग अ क्रॉस प्रोडक्ट। बीच में डॉट है तो डॉट, क्रॉस है तो क्रॉस। अब देखो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं, टाइम इसमें ज्यादा लगेगा क्योंकि इंटरप्रिटेशन भी बताना है सब, तो वो मैं डिटेल में कल बताऊंगा। अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं खाली। कल क्या बताएंगे बेटा, हमारी क्लास अब होगी आई थिंक सर वेडनेसडे को। हाँ बेटा, वेडनेसडे को होगी हमारी क्लास 6:30 से 7:30, तो तब आपको ये डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। अब देखो, द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फिजिकल ऑफ टू वेक्टर्स इज ए बी कोस थीटा। किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, उसको लिखेंगे ए डॉट बी से, और इसका जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ए बी कोस थीटा, यानी ए बी और कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, इसको हमें याद करना होगा। क्यों, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सोल्व होंगे, सीधी सीधी बात ये है। बाकी इसको समझा मैं पूरे अच्छे तरीके से दूंगा कि ए बी कोस थीटा क्यों आया, ए बी कोस थीटा का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ए बी कोस थीटा को ज्योमेट्रिकली कैसे देखोगे, जो यहाँ पे कैसे दिखेगा ये इधर प्लॉट पे, तो वो सब चीजें समझ जाओगे। बट फाइनल एट द एंड ऑफ द डे दिस फॉर्मूला विल बी द हेल्पिंग हैंड, ये आपको फाइनली मदद करेगा कि ए डॉट बी इज ए बी कोस थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी यही है कि
if we are taking the dot product of two vector, it is denoted by a dot b, and it is nothing but magnitude of vector a multiplied by magnitude of vector b multiplied by the cosine of angle between the two vectors, यानी a b cos theta. This is the definition of dot product. अब we know that a dot b is equal to ab cos theta, तो क्या हम cos theta फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना? cos theta फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, a dot b तो हमें पता है भाई यही होता है, डिवाइड बाय ab कर दो, है ना? उसको ab को नीचे ले गया बस, तो मेरे पास cos theta आ गया, बस उसी को दूसरे शकल में लिख दिया। ये तो हमने पढ़ा ही था ना कि ये मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज a दिस इज b, दोनों तरीके से वो है, तो a b लिख लो या a और b को बार के अंदर लगा दो, यानी मैग्नीट्यूड मोड फंक्शन में लगा दो, दोनों हमारे पास चॉइसेस है। अब देखो इसी डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा डेफिनेशन भी है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। एक तो चॉइस ये हो सकती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, वेक्टर बी का जो प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे है उससे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, इट कैन बी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी मैग्नीट्यूड किसका ले लो, वेक्टर बी का, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे है उससे मल्टीप्लाई कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी को, तो दैट विल आल्सो रिजल्ट इनटू द डॉट प्रोडक्ट। अब ये हो गई अंग्रेजी में भयंकर बातें, लेकिन अब इसको सीधा सीधा लिखते हैं तो कुछ नहीं है, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा हमें पता है, ये हमें रटना है, इसी को लिख दिया ए इंटू बी कोस थीटा, या फिर लिख दिया ए कोस थीटा इंटू बी, भाई उसी के टर्म्स अलग अलग ले लिए, तो ए इंटू बी कोस थीटा क्या मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ये लिखा था, यहीं पे देखो इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ये लिखा, तो बी कोस थीटा क्या होना चाहिए, बी कोस थीटा विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो ये क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, ठीक। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ बी से किसको मल्टीप्लाई करो, ए कोस थीटा को, तो ए कोस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब हमें ये पता चल गया, अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, अभी टाइम है बेटा, कर ही लेते हैं इसको प्रोजेक्शन को, नहीं तो फिर चीजें डिले होती चली जाएंगी, राइट। देखो अब में मेरे पास है आई नीड टू सी कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्टर देखा है सब लोगों ने, प्रोजेक्टर किसने किस किस बच्चे ने देखा है, जिससे हम किसी पर्दे पे इमेज बनाते हैं, हाँ 6 बच्चों ने देखा है, सिनेमा में यूज होता है, अदरवाइज प्रोजेक्टर सर कंप्यूटर की क्लास में भी यूज होता कंप्यूटर की क्लास में भी यूज होता है, आजकल स्कूल में स्मार्ट लैब भी होती हैं, सही बात है, है। यस सर। ठीक है। अब देखो ये ऊपर एक क्या है, टॉर्च ले लिया मैंने, ठीक है, ये टॉर्च वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है बिल्कुल, यानी कि अगर मैं इस टॉर्च का एंगल लूं किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, तो ये 90 डिग्री का कोण आएगा, 90 डिग्री है, ये वाली एक्सिस और इनके बीच में भी 90 डिग्री एक्सिस, बिल्कुल ये ओरिजोनटल अलाइंड है, ठीक है, और नीचे अपनी रोशनी फेंक रहा है, तो जो वेक्टर बी की परछाई, वेक्टर बी की जो शेडो है वेक्टर ए पे जो कास्ट होगी, यानी वेक्टर ए पे जिस तरीके से प्रोजेक्ट होगी या वेक्टर ए पे बनेगी, यानी परछाई ऑफ वेक्टर बी दैट विल बी कास्टेड ऑन वेक्टर ए, वेक्टर बी की परछाई जो वेक्टर ए पे पड़ेगी वो जो होगा दैट विल बी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो वेक्टर बी का वही प्रोजेक्शन होगा ऑन वेक्टर ए, तो परछाई विल बी द प्रोजेक्शन, जो परछाई बनेगी वो प्रोजेक्शन होगा। अब देखो क्योंकि शैडो वर्टिकली गिर रही है, कोई एंगल नहीं है और पैरेलल बीम्स हैं, पैरेलल बीम होनी चाहिए बेटा, लेजर मान लो वैसे तो इसको, टॉर्च तो थोड़ा हल्का शब्द यूज कर दिया मैंने, तो क्या होगा कि जो मेरी वेक्टर बी की जो परछाई बनेगी नीचे वो इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगी, जहां पे ये लाइन खत्म हो रही है इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगी, यहीं पे ऐसे बन जाएगी, तो जो ग्रीन कलर का मैंने एक वेक्टर बनाया दैट विल बी परछाई ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए के ऊपर जो वेक्टर बी की कुछ पार्ट पे परछाई दिखाई देगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लाइट, दैट विल बी दिस ग्रीन वेक्टर, तो ये ग्रीन वेक्टर ही क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो प्रोजेक्शन शब्द कहां से आया, लाइट गिर रही है प्रोजेक्ट हो रहा है बेटा, शैडो, ठीक है। अब
क्या हम ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज करके कैन वी फाइंड आउट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ग्रीन वेक्टर? भाई थीटा हमें दिख रहा है, वेक्टर बी इज हाइपोटेन्यूज, तो जो ग्रीन वेक्टर है दैट इज द बेस ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल ना, बेस होगा बेटा, समझ पा रहे हो? भाई ये हाइपोटेन्यूज है, Yes, अगर sir. ये back है मेरा, ये परपेंडिकुलर है, तो दिस विल बी बेस। यूजिंग दिस की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू कोस थीटा, इसको यूज करते टाइम बेस क्या है मेरा, ये बेस है बेटा, इसको बेस ही लिख लेते हैं, नहीं तो बेस के साथ कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज नथिंग बट द ग्रीन वेक्टर, तो बेस को बेस ही लिख लें, इट विल बी हाइपोटेन्यूज टाइम्स कोस थीटा, यानी कि बी टाइम्स कोस थीटा। हाइपोटेन्यूज का लेंथ तो बेटा मैग्नीट्यूड होगा ना वेक्टर बी का। भाई हमने पढ़ा था कि इन द डेफिनेशन ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इज अ पैरामीटर दैट सिग्निफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हमें अगर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड खाली लेना है तो वी विल टेक दिस लेंथ। अदर दूसरे शब्दों में बोलें कि इफ वी आर इंटरेस्टेड इनटू द लेंथ ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, तो इट विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, एरो हेड हटा दो, सीधा वेक्टर को लिख दो, तो दैट विल बी बी टाइम्स कोस थीटा। तो मेरे बेस की वैल्यू क्या हुई, बी कोस थीटा। तो क्या मैं इस बेस को बी यहाँ से मिटा के बेस को और यहाँ ये लिख दूं कि बी कोस थीटा होगा, ये क्या होगा, बी टाइम्स कोस थीटा। भाई ये इसकी लेंथ होगी ना, इस वेक्टर की लेंथ हमारी बी कोस थीटा हो जाएगी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए क्या हुआ, इट विल बी बी कोस थीटा। वापिस आओ फॉर्मूले पे, यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो ए का मैग्नीट्यूड ले लिया इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी कोस थीटा होता है। ये क्या होगा, ये होगा हमारा ए डॉट बी के बराबर। तो यही तो है दिल जान, यही है इस फॉर्मूले की कि a डॉट बी विल बी ए बी cos थीटा। सिमिलरली if I want to take the projection of वेक्टर a ऑन वेक्टर b, तो बेटा ये टॉर्च जो है या ये लेजर जो है, ये वेक्टर b के परपेंडिकुलर आ जाएगी, वेक्टर b के बिल्कुल पैरेलल, सॉरी पैरेलल आ जाएगी, 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। तो ये ऐसे गिरेगी इसकी रोशनी नीचे, ये 90 डिग्री रहेगा, ये भी 90 डिग्री रहेगा। अब वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे कुछ ऐसा बनेगा, यहां से यहां तक, Correct है। ये रेड वेक्टर, ये भी क्या होगा, थीटा यही है, तो दिस विल बी ए कोस थीटा। फील कर पा रहे हो बेटा, ए कोस थीटा, देखो भाई थीटा ये था, Sir. हाइपोटेन्यूज ये है मेरा, ये बेस हो गया, बेस इज ए कोस थीटा। तो अब बाय द सेकंड डेफिनेशन इट कैन आल्सो बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो बी तो मेरा लिख दिया मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए का प्रोजेक्शन बी पे क्या आएगा, ए कोस थीटा, तो ए कोस थीटा। तो ए बी कोस थीटा है, बी ए कोस थीटा, ये हम प्रॉपर्टी देखेंगे डॉट प्रोडक्ट की, दोनों बराबर होते हैं बेटा, बी ए कोस थीटा कर लो, ए बी, बिकॉज बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, ए इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड कोस थीटा इज आल्सो a scalar quantity. Why we are only talking about magnitude, we are no more interested into the direction. So b is a magnitude of a vector, so it's a scalar quantity. A is also a magnitude of vector a, वेक्टर ए ऐसे लिखा जाता है विद एरो, ये मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसे लिख दो, या फिर इसको वेक्टर ए को मोड फंक्शन में लगा दो। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी, बट दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों मेरे स्केलर हैं, ये हमारा वेक्टर है। अब देखो स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो फाइनली क्या आएगा, स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज आगे पीछे रख के मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है 2 इंटू 4 कर लो या फिर 4 इंटू 2 कर लो, सेम ही चीज है। ये तो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन दुनिया जहां जब से पैदा हुआ तब से करते आ रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि ये बी ए कोस थीटा हो गया, तो बी ए कोस थीटा किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो बेटा फाइनली बात निकल के Sir. यही आ रही है कि वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, चाहे आप इसको प्रोजेक्शन वाइज ले लो, ज्योमेट्रिकल ले लो, या फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस ले लो। अब फिजिकल क्या होगा, फिजिकल क्या होगा, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा।
तो आपका ये वाला जो पार्ट है ना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा बीच में, तो 3 दिन की छुट्टियां हो जाएंगी, ये वाला प्रोजेक्शन वाला पार्ट और ये एक बार रिपीट करके फिर आपको फिजिकल वाला बता दूंगा, देन वी विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी, मिलते हैं नए साल पे। और 2 दिन सर की आपको आपकी रहेगी, सर। सैटरडे एंड संडे, तो एंजॉय करो, घूमो फिरो, मजे करो, और फिर मिलेंगे। ओके अभी सर, डाउट गुड है नाइट सर। किसी को? नाइट अदरवाइज वी सर। कैन ड्रॉप फॉर द डे, वी कैन ड्रॉप ऑफ फॉर द ईयर एक्चुअली। नेक्स्ट ईयर मिलेंगे और नए उत्साह उमंग के साथ सब लोग प्रेजेंस बढ़ाएंगे क्लास में। आपके एग्जाम कब खत्म हो रहे बेटा? सर हो गए। एग्जाम सर खत्म 2 हो गए, को। 2 को खत्म हो रहे हैं, तो ठीक है। जब जैसे जैसे एग्जाम खत्म हो जाए तो क्लासेस मिस करना छोड़ दो। जो भी बच्चे, कई बार मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस गिर रही है, फिर बढ़ जाती है, फिर गिर जाती है, तो जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सीरियस हैं, दे शुड रेगुलरली अटेंड देयर क्लासेस। अटेंडेंस से देखो मुझे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, आप लोग आ रहे हो नहीं आ रहे, मैं तो वैसे ही पढ़ाऊंगा। जितने स्टूडेंट हैं, जितने डाउट्स हैं, तो अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोग आओ, आपका फायदा होगा बेटा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये चीजें हम लोग कर लेंगे रिजॉल्व। अच्छा बेटा, ये प्रैक्टिस से होगा। देखो मुस्कान बोल रही है कि सर मुझे ना फिजिक्स में एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम आती है, यानी ये बोलना चाह रही है कि डेरिवेशन करते टाइम उनको दिक्कत आती है। तो बेटा ये टाइम के साथ और एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। मैं जब था आपकी जगह पे, तो आई आई ऑल्सो यूज टू हेट दिस डेरिवेशन। मैंने कहा सर कुछ भी करा लो, न्यूमेरिकल करा लो, मैं डेरिवेशन नहीं कर सकता, है ना। बट अभी मुझे लगता है कि दीज थिंग्स आर इजी, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं है। आप पहले डेफिनेशन को अगर वर्ड टू वर्ड पढ़ लोगे तो उसी को मैथमेटिकली लिखना है, वही डेरिवेशन है। तो आ जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी आएगा तो आप क्वेश्चंस करना सीख गए तो वही सफिशिएंट है। तो धीरे धीरे हम करेंगे सॉल्व इस प्रॉब्लम को भी। चलो भाई, जिनका हो गया, हाँ, अच्छा हमारे सर हैं, वो थोड़ी सी गलती पर भी डांट लगाते हैं क्या? पूरा आंसर कैंसिल कर देते हैं? अरे आंसर 0 मार्क्स देते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं सर, बोर्ड में ये सर थोड़े होंगे, स्कूल में 0 देने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? 12th में तो आपको कर ही देंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है मुस्कान? कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है इस बात से। ये सर आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम तो चेक करने वाले नहीं है, तो वो कोई और ही करेंगे, तो वहां पे मार्किंग स्कीम मिल जाएगी ना ही। ये सर को जेई का एग्जाम चेक करने का मौका मिलेगा। जेई का एग्जाम कंप्यूटर चेक करते हैं। हाँ, घर वालों को फर्क पड़ेगा, घर वालों को कौन समझाएगा? घर वालों को समझाना क्यों है, एक बार डांट खा लेना, मार पड़ती है तो थोड़ी मार खा लेना, क्या दिक्कत? कोई बात नहीं, सब चीजें सोल्व होंगे बेटा, इतना टेंशन नहीं लेते होते, ठीक है। सबके साथ यही हाल है। आपने बोल दिया कि सर मेरे को एक्सप्रेशन समझ नहीं आती, नहीं आती, बट एवरी स्टूडेंट इज इन द सेम बोट। हम लोग सभी उसी कश्ती में तैर रहे हैं, सबकी सेम समस्याएं हैं। और यस सर। देखो अभी अभी कितने अफर्मेटिवली बोला है किसी स्टूडेंट ने कि हाँ सर। तो ये होता ही है बेटा। देखो अभी हम 12th में, 11th में, 11th में हम लोग आए, 10th तक हमने बिल्कुल बच्चों वाली साइंस, बच्चों वाला मैथमेटिक्स पढ़ा था। और आई एम श्योर कि आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट वो रहे होंगे जिन्होंने बिना पढ़े काम चल जाता था, जिनका है ना, घर आके कुछ नहीं पढ़ा, जो स्कूल में सुना सुन लिया, उसी से सब हो गया। इंटेलिजेंट बच्चों के साथ यही होता है, दे यूज टू स्पेंड सम टाइम समवेयर एल्स, और फिर एकदम से 11th आती है, मैथमेटिक्स अजीब सा हो जाता है कि यार कैलकुलस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब आ गया, और फिर आता ही जा रहा है। तो 11th और 12th के 3 सर चैप्टर पहले से सर मान अब लो। थोड़ा ठीक हो गया, पहले तो बिल्कुल ही नहीं आता था, अब सर आ जाता है सर, अब धीरे धीरे सर अब आ रहा है बहुत बस ज्यादा। वही होगा बेटा, जितना समय आप प्रॉब्लम्स के साथ बिताओगे, क्वेश्चंस के साथ, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है, आपने 10 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपको अनप्रिडिक्टेड मिला, ऐसा मिला कि पता नहीं क्या पूछ लिया। बट वहां पे अगर आप गैस वर्क भी करते हो बेस्ड अपॉन दोज 10 क्वेश्चंस, तो आपकी जो सही होने की टेंडेंसी है वो इस पे बात पे बढ़ जाती है कि जितने क्वेश्चन आपने बाहर किए ना एग्जाम हॉल से, उतना ही आप गैस वर्क भी प्रिसाइजली कर पाओगे कि हाँ मैं तुक्का तो मार रहा हूँ, बट देखता हूँ कैलकुलेट करके। तो आप somehow आप स्टार्ट करते हो सोल्व करना, और फिर आप आंसर निकाल के आ जाते हो, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। यू शुड टारगेट एज मेनी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो वो करो, दैट शुड बी द होल थिंग। देखो मैं जब आपकी उम्र में था तो मुझे किसी ने ये बात बताई नहीं थी, मैं आपको अभी क्लियरली बता रहा हूँ। दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ओनली अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप जेई ले लो या और भी कुछ एग्जाम्स के लिए बच्चे टारगेट कर रहे होंगे, कोई भी एग्जाम है, दे आर ओनली अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स।
तो इफ यू आर एस्केपिंग ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइड, आप सोच रहे हो नहीं यार प्रॉब्लम तो मैं बाद में करूंगा, अभी थ्योरी पढ़ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बोलना चाहूंगा कि यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक. यू हैव टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. अभी जितने आज कर सकते हो उतने आज करो, जितने अभी कर सकते हो अभी करो, है ना. जो कल के लिए छोड़ते चले जाओगे तो कल का चैप्टर होगा ना भाई, कल तो मैं कल का चैप्टर कराऊंगा, स्कूल में भी कल का काम होगा, तो उसके लिए तो ऑलरेडी चीजें प्लान्ड हैं. अभी के लिए जो चीज प्लान्ड है, यू शुड टारगेट दैट थिंग. अभी जितने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो उतने करो. और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हम लोग वो भी अभी शेयर करना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस, तो उसका भी आप टेंशन मत सर लो, आप करते रहो साथ साथ में, है ना. हम लोग इस चीज को पोस्टपोन नहीं करेंगे एटलीस्ट. तो बस यही है यार, क्वेश्चन सोल्व करोगे जितना आप बाहर क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, जितनी बाहर गलतियां करके चलो जाओगे, दैट विल बी हाईली फ्रूटफुल इन द एंड, है ना. तो मेरा बस वही टारगेट है कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व करें, और नए साल में आओगे तो नए रेजोल्यूशन के साथ आना है कि सर अब आ गए हैं तो अब कुछ उखाड़ के ही जाएंगे, है ना. उस उम्मीद के साथ, उस सर उमंग के साथ, उस एनर्जी के साथ मिलते हैं नए साल में. ऑल द बेस्ट, और चलो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी. गुड नाइट सर बेटा, चलो आपको जी, ठीक है बेटा, बाय. सर गुड नाइट सर. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट. हैप्पी न्यू ईयर सर हैप्पी न्यू ईयर एडवांस. बेटा, चलो जी, बाय सर, गुड बाय नाइट. बाय बेटा, बाय.